ट्रांसजेंडर सेल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने एलजीबीटी समुदाय की रचनात्मक को दर्शाते हुए लैंगिक विषयों की जागरूकता से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया। ट्रांसजेंडर सेल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और बनारस स्क्वायर प्राइड समूह के तत्वाधान में लैंगिक विषयों पर रचनात्मक रूप से युक्त शैक्षिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। हम और हमारा सफर इस शीर्षक से आयोजित कार्यशाला में एलजीबीटी समुदाय से जुड़े छात्रों युवाओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। स्मार्ट क्लासरूम में मानवीय की संख्या सभागार में क्वायर समुदाय के सदस्यों द्वारा गीत, कविता और नाट्य प्रस्तुत किया गया। हिजड़ा समुदाय के पारंपरिक गीतों ने कार्यक्रम को देसी रंग दे दिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और बनारस स्क्वायर प्राइड के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को ओपन माइक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की टैग लाइन थी हम और हमारा सफर। काशी विद्यापीठ के ट्रांसजेंडर सेल के समन्वय प्रोफेसर संजय ने स्वागत करते हुए कहा कि माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल और माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी के मार्गदर्शन में काशी विद्यापीठ का ट्रांसजेंडर सेल लगातार सक्रिय है। विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के विषयों में विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता एवं संवेदनशीलता लाने का प्रयास किया गया है। हमारे मध्य ही रहने वाले लेकिन विशिष्ट पहचान एवं अस्मिता के साथ जीने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति समाज और नीतियों को संवेदनशील बनाना हमारा उद्देश्य है। विशिष्ट वक्ता आरोही ने सामाजिक विद्रूप को सामने रखते हुए कहा कि किन्नर समाज सड़क पर इसलिए नहीं है कि सड़क उनका घर है, बल्कि उसके पास घर नहीं है। इस मौके पर वक्त एग्जीबिटिस्ट मुंसा भाई संजू इंदू ने भी अपने विचार साझा किए। क्वायर समुदाय से जुड़े प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से विषयों के प्रति खुलकर बातें रखी। संचालन हिंदी विभाग के प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने किया। मानवीय की संख्या के स्मार्ट कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल, डॉक्टर विजय कुमार रंजन सहित अन्य विभिन्न विभागों के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। दखल से इंदु पांडे ने महिलाओं की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। कार्यशाला के समापन सत्र में प्रतिभागियों के प्रमाण पत्र वितरण किए गए। धन्यवाद संबोधन बनारस स्क्वायर प्राइड की ओर से नीति ने प्रस्तुत। हेलो, मेरा नाम इकबाल है और मैं वाराणसी से ही हूँ। और हम लोग जगह जगह पर प्राइड इसलिए होता है, हम लोग जाते हैं ताकि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और वो लोग हम लोग को देखे, ताकि उसके लिए हम लोग लड़ते हैं ताकि वो लोग सुसाइड ना करें। जीने के लिए बहुत कुछ रखा है लेकिन वो लोग सोचते नहीं है, समझते नहीं है, बेवजह मतलब सुसाइड कर लेते हैं। लोग जाते सचना संवरना, लड़के का काम नहीं, लड़के भी सच्चे संवरते हैं। जब लड़के कोई भी मतलब कुछ भी करता है, सच्चा संवरता है, हेयर बैंड लगाता है, तो उससे भी लोग प्रॉब्लम करते हैं, गलत गलत कमेंट कर देते हैं, वल्गर बातें कर देते हैं पीछे से कि कोई और जा रहा है, देखो पीछे से मतलब गलत शब्द निकालते हैं अपने से। क्या आपको लगता है ऐसा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, जो अगर जो इस तरीके से जो कमेंटबाजी करते हैं, तो जैसे SC/ST एक कानून लाया गया था, तो इस टाइप का कोई सख्त कानून जो है, बल्कि जो आपके साथ कोई बदतमीजी ना कर सकते, इस टाइप का कुछ एक। हाँ बिल्कुल, हम तो लड़ ही रहे हैं लेकिन हमें सरकार से एक और डिमांड करनी चाहिए ताकि हमें जब इतना लोग इतना जो टर्न कर रहे हैं ताकि उन लोग के अंदर बैठ जाए कि हाँ वो कोई जा रहा है, कोई गे जा रही है, ट्रांस जा रहा है, बहुत सारे जा रहे हैं, ताकि हमें उनके बारे में मतलब कुछ गलत बोल रहे हैं ताकि वो एक बात सोचे कि नहीं सरकार ने एक नियम लागू लाया, अगर हमने बोले तो हमें कुछ भी हो सकता है, तो सोच समझे तो वो मतलब कुछ और बोले ना हमें। और बस हमें सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, बस हमें लोगों के चेहरे पे स्माइल चाहिए ताकि वो देख के हमें काफी खुश रहे। मैं प्रोफेसर अनुराग कुमार डीन हूँ ह्यूमैनिटीज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। आज जिस तरह का कार्यक्रम चला क्या इसका एक उद्देश्य है? ट्रांसजेंडर सेल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने स्थापित किया है और उसमें जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनकी बातों को सुनना, और यही नहीं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अगर वो अध्ययन करना चाहते हैं तो किस रूप में वो शामिल हो सकते हैं। मैं मुख्य धारा नहीं कहूँगा बल्कि यूँ कहूँगा कि शिक्षा की एक जो बयार है उस बयार में वे अपना कैसे अपने आप को शामिल करते हुए वो कैसे एक सामान्य जीवन को जी सकते हैं। इसके साथ साथ वे अपनी बात को यहाँ पर इस मंच के माध्यम से समाज को भी बता सकते हैं। और चूंकि ये एक ऐसा समूह है जो हमारे ही बीच है, हमारे ही घर में है, लेकिन हम उससे बहुत वाबस्ता नहीं है, हम उसे नहीं जानते, और उसे जानने का तरीका यही है कि वो बोले, और हम कभी उसे बोलने का मौका नहीं देते।
अगर घर में भी हम उसे बोलने का मौका नहीं देते, समाज में भी उसे बोलने का मौका नहीं देते, तो एक ऐसा मंच हो या एक ऐसी जगह हो जहां वो अपनी बात को रख सके, ताकि हम भी उसको समझ सके और वो भी हमें समझ सके। एक जो स्वीकार्यता है और सहजीविता है, वह सहजीविता और स्वीकार्यता इन दोनों के साथ साथ हम उसके जो भाव है, जो अनुभव है, उनको लेते हुए हम ये जान पाए और उसे आगे बढ़ने में हम उसकी मदद करें। ये एक महत्वपूर्ण जिसको कहा जाए उद्देश्य है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मनुष्य होने का जो सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है वो यही है कि मनुष्य वही है जो दूसरों को दुख न दे, कष्ट न दे। इससे बड़ा कोई दर्शन होता नहीं। बात करें अगर टीसी की, तो टीसी की लाइफ काफी चुनौतियां पूर्ण और उन लोगों के लिए इस तरीके का ओपिनियन देखिए, मैं यहाँ पे एक बहुत सामान्य सा उत्तर दूंगा कि सबके जीवन में चुनौतियां होती हैं। किसी के कोई उसे बहुत जल्दी उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाता है, या यूं कहा जाए कि वो सफल हो जाता है, और कोई बहुत लंबा वक्त लेता है। चूंकि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको परिवार में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और समाज में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उससे उनका जो जिसको कहा जाए कि जो बचपन है, जो पढ़ने का जो वक्त है, वो काफी पीछे चला जाता है। वो जब फिर से स्टार्ट करते हैं अपने आप को पढ़ने के लिए, तो उनकी एक उम्र उनके साथ से गुजर चुकी होती है। तो उनकी चुनौती कई स्तर पे है। एक वैयक्तिक स्तर पे, यानी खुद को समझने के स्तर पे, क्योंकि वो जो मेल बाइनरी है, जिसको हम मेल और फीमेल कहते हैं, उससे वो बिल्कुल जुदा, अलग, अपने आप को उस बाइनरी का हिस्सा नहीं महसूस करते हैं। तो उन्हें वो चीज समझते समझते बहुत वक्त लगता है, और ऐसे में उनकी जो चुनौती है वो एक लंबा अंतराल लेती है। तो जाहिर सी बात है कि उनका पूरा जो जीवन है वो चुनौतियों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उन चुनौतियों को वे अपनी सफलताओं के साथ साथ धीरे धीरे वो उसको अचीव करते हैं। तो ये एक बड़ा पक्ष है। और मुझे लगता है कि ट्रांसजेंडर, जैसे कि ये हम जानते हैं कि LGBTQ है, ये हम जानते हैं, लेकिन आप देखिए कि उससे अगर बात कीजिए तो 75 टाइप्स ऑफ, जो उससे भी ज्यादा मतलब ट्रांसजेंडर के वो जिसको कहा जाए कि एक वो हो सकते हैं, यानी इतने चिन्हित हुए हैं कि इतने तरह के ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जिसको कहा जाए विविधताओं भरा, डाइवर्सिफाइड एक ट्रांसजेंडर का पूरा समूह है, जिसमें लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। यही बड़ा भंडार है। इसीलिए इसका जो आज का आयोजन है उसका नाम रखा गया हम और हमारा सफर। हाँ, सतरंगी सलाम, मेरा नाम टैन है और मेरे सर्वनाम बेअद है। आज ये किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है, क्या समाज में संदेश? ये ओपन माइक इवेंट था बनारस क्वेयर प्राइड की तरफ से, काशी विद्यापीठ के जो ट्रांसजेंडर सेल है उसके साथ मिलकर। हम लोग हर साल दिसंबर में प्राइड निकालते हैं। इसको एक तरह से आप स्वाभिमान यात्रा की तरह समझ सकते हैं। ये उसका कल्चरल इवेंट था। तो यहाँ पे हम संवाद के द्वारा, संगीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा और थिएटर ड्रामा के द्वारा हमारे समुदाय के जो मुद्दे हैं उन्हें सामने रखने की कोशिश करें। समाज में अगर देखा जाए जिस तरीके से अभी जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जाए, योगी आदित्यनाथ ने सेवा से मंत्रालय में किया, उसके साथ साथ क्या लगता है कि अभी जो एक जो हक मिलने चाहिए उससे अभी हक तब होता है, हक मिलने का परिभाषा ना हमारे देश में थोड़ा खराब है। हमारे देश में ये माना जाता है कि शहर में, बड़े बड़े शहर में अगर लोग कपड़े जो मर्जी पहनना चाहते हैं पहन के निकल पा रहे हैं तो हक मिल, या पार्टी हो रही है तो हक मिला। हक हमारा क्या होता है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, है ना, घर रहने के लिए। इन मुद्दों पे अभी भी काम नहीं हुआ है देश में, है ना। काफी ट्रांस लोग ऐसे हैं जिनको तो अपनी पहचान एक कानूनी तौर पे दी ही नहीं जा रही। जैसे आपने अगर अंदर सुना तो मेरी कहानी वैसी ही है कि क्योंकि मैं नॉन बाइनरी हूँ तो मैं अपने शरीर में कोई बदलाव नहीं करना चाहता।
मेरा सिर्फ जेंडर अलग है। मुझे कानूनी तौर पे ट्रांसजेंडर माना ही नहीं जा रहा है। मुझे अभी माना जा रहा है कि मैं महिला हूं, है ना। तो जब तक मेरे जैसे हर इंसान को और सबसे ज्यादा पिछड़े हुए गांव तक अधिकार नहीं पहुंचते हैं, तब तक अधिकार नहीं मिले, है ना। अगर हम सिर्फ ऊंचे वर्ग के लोगों को अधिकार दे रहे हैं, है ना, अगर हम सिर्फ शहर में रहने वालों को, अंग्रेजी बोलने वालों को या सत्ता जताने वालों को अगर हम अधिकार दे रहे हैं, तो क्या उसको अधिकार देना कहा जाता है या एक माइनॉरिटी की अपीजमेंट करना बुलाया जाता है? वो रिफ्लेक्शन अब सरकार को करना पड़ेगा। जो कल जो आयोजन जो कल जो सेंटर पर कितने लोग शिरकत करेंगे? 100-200 लोग तो होंगे कम से कम। नंबर्स एग्जैक्टली आप नीति से पूछेगा, उनको नंबर्स की ज्यादा पकड़ रहती है, मेरे मुद्दे की पकड़ ज्यादा है। और दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा ये था कि मतलब जिस तरीके से अगर देखा जाए जो एक आम जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सब लोग चीजें हैं, क्या उनके उनके का अभी तक कुछ एक परिवर्तन समाज का जो नजरिया है, क्या कुछ नजरिया कुछ बदलाव आया? मेरे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले क्वियर साथी हैं, वो ना अपने घर में बता सकते हैं, ना स्कूल में, ना नौकरी में, ना दोस्तों को। वो अभी भी घुट घुट के जी रहे। मेरा एक दोस्त है, एक चलो गांव का नाम नहीं बोलूंगा, पर वो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, या इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे रहते हैं। बहुत छोटा सा गांव है। वहां पे हमारा कुछ युवा सशक्तिकरण का काम चलता था। उस मुद्दे में हमारी उनसे मुलाकात हुई। पढ़े लिखे हैं, डेंटिस्ट हैं, दिल्ली में डेंटिस्ट्री का काम करके दिल्ली का काम छोड़ के खुद का धंधा डाले। ये हूँ, बता नहीं सकते, क्योंकि जहां बताया उनके काम खत्म हो जाएगा। उनके क्लिनिक में लोग आना बंद कर जाएंगे कि आप तो बीप हैं, आपसे क्यों हम कुछ करवाएं। जब हाल ये है अभी भी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अधिकार मिला, है ना। इज्जत सबसे बेसिक अधिकार होता है। जब इज्जत मिलेगी तब जाके तो बाकी कुछ मिलेगा ना। अगर मैं अपनी पहचान आगे रखूं, उसकी वजह से मेरी इज्जत मेरे से छीन ली जा रही है, तो फिर कहाँ का अधिकार है? अगर देखा जाए तमाम जीआई की बातें की जाती है, टैग की बातें की जाती है, इसके साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके तमाम जो योजना चलाई सरकार की, तो क्या सरकार को इसमें बढ़ चढ़कर एक सब्सिडी के साथ जो है तमाम योजनाओं को ऐसा करना चाहिए? सरकार का फिलहाल मेरे मुताबिक पिछले 25 सालों में जितनी भी नीतियां आई हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र की असलियत को बिना समझे आई एक हद तक, है ना। बहुत कम नीतियां हैं जो एक्चुअली लास्ट माइल पेनिट्रेशन करती हैं। इंडिया में हम लोग एक रफ तौर पे एस्टिमेट करते हैं कि जब दिल्ली में एक नीति बनती है, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते उसको कम से कम 10 साल लग जाते हैं, और कुछ मुद्दों पे तो 10 से भी ज्यादा साल लग जाते हैं। तो अगर हमारी ये समस्या है, तो इस समस्या को समाधान करे बगैर और नई नई नीति निकालने से कोई कुछ नहीं होने वाला। पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह से दिल्ली से बाहर का रास्ता हम छोटा कर पाए। जब वो समझेंगे तो नीति बनाने का मुद्दा बनता है।